तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। महात्मा गांधी अक्सर कहते थे कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। ऐसा था भी, क्योंकि आज़ादी के वक्त भारत अधिकांशतः किसानों और मजदूरों का देश था। इसकी करीब 3/4 आबादी खेती के काम में लगी थी। देश का 60% सकल घरेलू उत्पाद GDP इसी क्षेत्र से आता भी था। यानी भारतीय किसान राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे उस वक्त। लेकिन ऐसा तब था जब खेती के काम में कुछ भी निश्चित नहीं था। किसान की फसल केवल मानसून की बारिश पर निर्भर थी। इसके बाद खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल पड़ जाता था। नहरों का लगभग अकाल सा था, इक्का दुक्का थी। मानसून के पानी को रोकने के लिए बांध नहीं थे, जिससे देश के कई इलाके सूखे ही रह जाते थे। अकाल पड़ता था और हर साल सैकड़ों लोग भूख से मरते भी थे। लगभग हर साल देश में जबरदस्त बाढ़ भी आती थी और उसे रोकने का भी कोई उपाय नहीं था। दूसरी तरफ एक समस्या और थी। सन 1880 से लेकर 1945 तक, यानी आज़ादी की दहलीज पर कदम रखने तक, देश में केवल एक चीज बढ़ी थी, वो थी जनसंख्या। 25 करोड़ से तकरीबन 39 करोड़ हो गई। अब जनसंख्या बढ़ी लेकिन अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। ऐसे में हर एक आदमी तक अनाज की उपलब्धता और कम हो गई। आज़ाद भारत के राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी समस्या से निपटने की थी। देश आज़ाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू पर इसकी जिम्मेदारी आई। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा खोखले कर दिए गए देश के आर्थिक पहिए को घुमाने के लिए अब उन्हें कुछ अलग और बड़ा करना था। तो सबसे पहले क्या फैसला लिया नेहरू ने, और इस फैसले का किसानों की हालत पर कैसा असर दिखा? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज कहानी भाखड़ा नागल बांध के बनने की, जिसने देश के रेगिस्तान तक पानी पहुंचाया। फिगरेटिवली नहीं, लिटरली। शुरू से शुरू करते हैं। जब भारत के अंग्रेजों की रवानगी की बात पक्की हुई, तभी 1946 में पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकारी नियोजन बोर्ड बनाया था। इस बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को एक प्लानिंग कमीशन बनाने का सुझाव दिया था, योजना आयोग। इस पर सरकार ने 15 मार्च 1950 को अपनी सहमति दे दी और ये संस्था वजूद में आई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस योजना आयोग को देश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास के लिए एक प्रभावी योजना बनानी थी, जिसे अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद देती, जिसके अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होते, जो तक नेहरू थे। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें पदेन सदस्य थे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन सोवियत संघ की 4 वर्षीय योजना और इसकी सफलता से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इसी तर्ज पर 1 अप्रैल 1951 से देश में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। कुल 2378 करोड़ रुपए इस प्लान के लिए आवंटित हुए, जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा सिंचाई और ऊर्जा पर होना था, करीब 27.2%। कृषि को लेकर सरकार का प्लान था कि सिंचाई व्यवस्था में व्यापक बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए बांध बनाने जरूरी थे। बांध बनने से मानसून पर निर्भरता कम होती, सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती और कृषि की उत्पादकता बढ़ती। बांध के बनने से एक लाभ और था, बिजली बनती, जिससे उद्योगों को भी लाभ मिलता और फिर अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने लगता। पहली पंचवर्षीय योजना में खेती और सिंचाई को तवज्जो मिलने के बाद सरकार का पहला बड़ा टारगेट था बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करने का। इसी दौरान सरकार की नजर एक ऐसे डैम प्रोजेक्ट पर गई जिसे अंग्रेज बनाना चाहते थे। ये बांध उन्हें बनाना था हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच, जिससे बारिश के दौरान हिमाचल से आने वाले पानी को जमा किया जा सके। परियोजना का नाम था भाखड़ा नागल बांध परियोजना। इसके लिए आज़ादी से पहले नवंबर 1944 में पंजाब के तत्कालीन राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने हिमाचल के बिलासपुर के राजा के साथ एक समझौता किया था। 8 जनवरी 1945 को परियोजना के प्लान को अंतिम रूप भी दिया गया। शुरुआती काम 1946 में शुरू भी हुआ, लेकिन आगे बढ़ता इससे पहले आज़ादी हुई और अंग्रेज चले गए वापस। आज़ाद भारत की सरकार को उस समय यह सबसे ज़रूरी बांध परियोजना लगी, क्योंकि इससे न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान के उन इलाकों में भी पानी पहुंचाया जा सकता था जहां मानसून के बाद सिंचाई करना लगभग असंभव था। ऐसे में उस समय ये सबसे बड़ी बांध परियोजना बन गई हमारी। कई सर्वेक्षणों के बाद 1948 में बांध के निर्माण का काम शुरू हुआ। यहां पर बता दें कि नागल बांध एक बराज है जो भाखड़ा बांध से 10 किलोमीटर नीचे की ओर है, डाउनस्ट्रीम, और पंजाब में स्थित है, जबकि भाखड़ा बांध हिमाचल के बिलासपुर में है। चूंकि दोनों बांध लगभग एक साथ ही बने थे, इसलिए इस पूरी परियोजना का नाम भाखड़ा नागल परियोजना रखा गया।
तब से नाम भी दोनों के साथ साथ लिए जाते हैं, इसलिए आपको भाखड़ा नांगल सुनाई दिया जाता है। भाखड़ा बांध का प्लान तैयार हुआ। फिर इंजीनियर्स ने कहा कि अगर इसका पानी राजस्थान तक पहुंचाना है तो इसकी ऊंचाई 741 फीट यानी 226 मीटर तक रखनी पड़ेगी, यानी तब ये भारत और एशिया का सबसे ऊंचा बांध बनने वाला था। जब ये बनकर तैयार हुआ तब दुनिया में इससे ऊंचे केवल 2 डैम्स थे, जिनमें से एक इटली और दूसरा स्विट्जरलैंड में था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि इस बांध को बनाने में जितना कंक्रीट और पत्थरों का इस्तेमाल होना था वो करीब 50 करोड़ क्यूबिक फीट के बराबर था। ये मटेरियल कितना था? मिस्र में 7 महान पिरामिड्स हैं, उनमें जितना मटेरियल लगा है उससे 2 गुना से भी ज्यादा, यानी 14 आप बना सकते थे। इससे अगर कोई सड़क बनती तो हजारों किलोमीटर की बन सकती थी। इसके अलावा करीब 1 लाख टन लोहा भी इसमें लगना था। अब सवाल ये उठा कि इतना मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाली जगह तक ले जाएंगे कैसे? इस दिक्कत को दूर करने के लिए पहले भाखड़ा तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई, जिससे बांध बनाने का सामान निर्माण वाली जगह तक पहुंचाया गया। भाखड़ा नांगल डैम में पहले नांगल डैम बनकर तैयार हुआ, वहां बिजली का उत्पादन हुआ और फिर ये बिजली भाखड़ा तक भेजी गई, जिससे अमेरिका और यूरोप से आई बड़ी बड़ी मशीनें चलाई गई और भाखड़ा डैम का निर्माण हुआ। शुरुआत में भाखड़ा डैम में काम करने वाले सभी महिला और पुरुष भारतीय थे, सिवाय एक को छोड़कर। इनका नाम था हावे स्लोकम। हावे उस समय अमेरिका और यूरोप में डैम बनाने के महारथी माने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू के विशेष बुलावे पर वो हिंदुस्तान आए और भाखड़ा डैम की कमान उन्होंने संभाली, कंस्ट्रक्शन की। हार्वे का जो काम था उन्होंने उसकी बहुत कम पढ़ाई की थी। सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है कि उन्होंने स्टील के एक कारखाने में मजदूर की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। तेजी से उन्होंने काम सीखा। उनके एक मालिक ने उनकी काबिलियत से प्रभावित होकर उन्हें वॉशिंगटन के ग्रैंड कोली बांध का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बनाया। इसके बाद कई बांध के प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया। 1952 में पंडित नेहरू ने उन्हें भाखड़ा परियोजना का चीफ इंजीनियर बनाया। उन्हें भारत सरकार से आदेश दिया गया था कि बांध का काम तेजी से होना चाहिए। हावे ने करीब 13,000 लोगों को काम पर लगाया। इनमें से 300 भारतीय इंजीनियर्स थे और 30 एक्सपर्ट्स थे जो बाहर से बुलाए गए थे। हावे स्लोकम अनुशासन पसंद व्यक्ति थे। यहाँ उन्होंने अपने काम से काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी। आते ही आदेश दिया कि सभी स्तर के अफसर और मजदूर ड्रेस पहनेंगे, यूनिफॉर्म। 3 शिफ्ट्स में काम होगा। खुद सुबह 8 बजे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आते थे और देर शाम को ही वापस जाते थे। वो अपने आसपास किसी भी अफसर और मजदूर के आलस और ढीलेपन को बर्दाश्त भी नहीं करते थे। बताते हैं कि एक बार भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर बनाए गए टेलीफोन नेटवर्क में खराबी आ गई। कई घंटे तक ठीक नहीं हुआ तो हावे स्लोकम ने सीधे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिख दिया था। उन्होंने तीखे शब्दों में लिखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हावे स्लोकम नहीं बल्कि ईश्वर ही खुद जमीन पर आकर भाखड़ा डैम को समय पर बना पाएगा। 1963 के अंत में भाखड़ा डैम बनकर तैयार हुआ। अक्टूबर 1963 में पंडित नेहरू ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है, लंबाई 518 मीटर है, 518 मीटर और चौड़ाई लगभग 9.1 मीटर है। बांध का पानी जिस एरिया में इकट्ठा होता है उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। इसमें 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा किया जा सकता है और इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। जब सतलज नदी पर यह बांध बनकर तैयार हुआ था तब यह एशिया का एकमात्र ऐसा बांध था जो 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखता था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इस योजना के लागू होने के 2 साल बाद यानी 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता से एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं तब तक आराम से नहीं बैठ सकता जब तक इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम सुविधाएं हासिल नहीं हो जाती। एक राष्ट्र को जांचने के लिए 5-6 साल का वक्त काफ़ी कम होता है। आप 10 साल और इंतज़ार कीजिए, इसके बाद आप पाएंगे कि हमारी योजनाएं इस देश का नज़ारा ऐसे बदल देंगी कि दुनिया भौचक्की रह जाएगी। आपने कही इस बात के ठीक 10 साल बाद उन्होंने भाखड़ा बांध का बटन दबाकर राजस्थान तक पानी पहुंचाया। ये वो पल था जिससे देख सच में कई लोग हैरान हुए थे। आज के लिए इतना ही। तारीख इस एपिसोड को हमारे साथी अभय ने लिखा था और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए द ललन टॉप।